आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जिसे 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य नामक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक लिखा है, वो 1929 में लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1050 में हिंदी साहित्य नामक जो इतिहास का श्री गणेश माना है। और इन्हीं के आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। तो सबसे पहला जो काल है हमारे पास आदिकाल है। आदिकाल को उसकी विशेषताएं, उनकी रचनाओं के हिसाब से आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, जो वीर गाथा काल इसका एक और नाम है, जिसका संवत है 1050 से 1375 तक। याद रखेंगे इसको। आदिकाल का जो सन चलता है, समय चलता है, वो संवत 1050 से 1375 है और इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं दूसरा हमारा जो काल है, ये दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय चला है 1375 से 1700। मध्यकाल बीच में होने के कारण ये तो मध्यकाल है, रीतिकाल और भक्ति काल। तो ये पहले है इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल जो बाद में है तो इसलिए उत्तर मध्यकाल। तीसरा जो हमारा काल है वो है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसका संवत 1700 से 1900 तक चला है। इसको हम लोग आगे और एक एक काल को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। पहले चारों जो हमारे काल हैं उसको देखते हैं। चौथा हमारे पास जो काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1900 से अब तक इसकी रचनाएं जो है चलती आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आइए देखते हैं आगे क्या है। पहला जो हमारा काल है वो है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, जो 1050 से 1375 तक चला है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने योग्य है कि 4 जो काल हैं उसमें से सबसे पहला काल क्या है, तो आदिकाल है। आदिकाल को और किस किस नाम से जाना जाता है उसको देखते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, सामंत काल, चारण काल आदि नामों से पुकारा जाता है। अब यह आदिकाल में जो जो रचनाएं हुई हैं उनके हिसाब से आदिकाल का नामकरण किया गया है। जैसे कि वीर रस इसकी प्रधानता है या वीरता का वर्णन है, तो इसलिए वीर गाथा काल कह दिया है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो प्रारंभ से ही इसका प्रारंभिक काल नाम दिया गया है। इसी प्रकार से सामंत काल, चारण काल आदि के नाम से भी आदिकाल को पुकारा जाता है। अब आदिकाल के जो अनेक प्रकार के नाम हैं उसको अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने अपने आदिकाल आगे देखते हैं। आदिकाल के नामकरण अलग अलग जो हमारे कवि या लेखक हैं उन्होंने अपने अपने मति बुद्धि के अनुसार जैसे जैसे जिसकी रचना है उसकी विशेषता के कारण अलग अलग नाम से इनको पुकारा गया है। तो देखते हैं पहला कि आदिकाल। आदिकाल का जो नामकरण है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आदिकाल नाम से पुकारा है। आगे देखते हैं वीर गाथा काल। हमने कहा था आदिकाल को वीर गाथा काल नाम भी कहा जाता है। तो वीर गाथा काल कहने वाले जो हमारे कवि हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आरंभिक काल किन्होंने कहा, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 कवि आते हैं मिश्र जो हैं, इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो इन्होंने जो है आरंभिक काल नाम से दिया है। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल तो है लेकिन इसके साथ जो है
राहुल संस्कृत्यायन ने अलग अलग कवियों ने इनका नाम अलग अलग किया है। चारण काल, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। संधि काल या चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। आगे देखते हैं बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन काल इसलिए कहा गया है क्योंकि आदिकाल प्रारंभिक काल है और जितनी प्रकार की जो रचनाएं हैं उन सभी का प्रारंभ हमारे आदिकाल में ही हुआ है, इसलिए बीजवपन यानी बीज बोने का काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे और देखते हैं कौन कौन से कवि ने आदिकाल को कौन कौन से नाम से संबोधित किया है। शून्यकाल, शून्यकाल जो है गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। वीर गाथा काल अलग, लेकिन वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने कहा है। अंधकार काल पृथ्वीराज कमल कुल श्रेष्ठ ने इसको अंधकार काल के नाम से संबोधित किया है। और आगे देखते हैं अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने इसको अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा है। और आगे देखते हैं हिंदी, पुरानी हिंदी काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी काल के नाम से कहा है। देखिए आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से तो जानते हैं, लेकिन अलग अलग कवियों ने अलग अलग अपने अपने समय के अनुसार अपने अपनी रचना के अनुसार आदिकाल के इतने सारे नामकरण जो हैं किए हैं। आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम आगे देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, वीर रस की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता यानी कि वीर गाथा काल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है और इसमें वीरता यानी कि राजा महाराजाओं का वीरता का वर्णन किया जाता था, इसलिए ये वीर रस प्रधान है। युद्धों का सजीव चित्रण, पहले क्या होता था राजा महाराजाओं के आश्रय में रहकर कवि जो है उनकी वीरता का, उनके युद्धों का, उनके जीत का वर्णन करते थे, इसलिए युद्धों का इस प्रकार से रचना की है कि ऐसा लगता है मानो उनकी रचनाएं से सजीव चित्रण, साक्षात युद्ध हो रहा है ऐसा प्रतीत उनकी रचनाओं से होता है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, अब राजा महाराजाओं ने अपने इतिहास में क्या क्या किया है उन सब आदि घटनाओं का भी चित्रण आदिकाल में आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश, ये रस है ना, रसों का समावेश। वीर रस का तो मेन प्रधान रस है आदिकाल का, लेकिन उसके अलावा श्रृंगार और अन्य रसों का भी समावेश है। इसमें आदिकाल में प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ है। प्राकृत और अपभ्रंश है। डिंगल भाषा वह है जो कर्कश शब्दावली होता है ना, यानी कि कानों को जो अप्रिय लगे, और पिंगल भाषा वह है जो कानों को प्रिय लगता है, कर्ण प्रिय शब्द होता है और लोकप्रिय होता है। डिंगल और प्रिय दोनों भाषाओं का हमारे पास आदिकाल में प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनका यशगान। जो भी आश्रयदाता होते थे उनके कवि लोग क्या करते थे, प्रशंसा करते थे और उनके यशगान किया करते थे। आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आदिकाल का अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है उसका नाम और उनकी विशेषता, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके रचना। तो यहाँ कौन कौन से कवि ने आदिकाल में उनकी रचना की है उसको देखते हैं। देखो क्या है, प्रमुख कवि है और उनकी रचनाएं हैं। तो चंद बरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, जिनकी रचना है पृथ्वीराज, रासो और ये महाकाव्य का प्रथम महाकाव्य है। प्रमुख कवि के रूप में कौन है? चंद बरदाई, जो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आदिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन है? तो चंद बरदाई के नाम से इसको याद रखेंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी। आगे देखते हैं नरपति नाल। नरपति नाल जो है कवि
और बिसल देव रासो इनकी एक प्रेम कथा के रूप में इन्होंने एक रचना की थी। दलपति विजय जो खुमान रासो के नाम से इनकी रचना है। दलपति विजय है और इनकी रचना है खुमान रासो, जो डिंगल भाषा में इन्होंने रचना की है। और आगे हम लोग आदिकाल के और कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। जगनिक परमाल रासो और आल्हा खंड की रचना की है। अमीर खुसरो खड़ी हिंदी बोली के इसको पहले कवि के नाम से जाना जाता है, जो तोता ये हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी रचना है पहेलियाँ मुकरियाँ, जो मैथिली भाषा में है। अमीर खुसरो जो खड़ी हिंदी बोली के कवि हैं, पहले कवि, जो तोता ये हिंद की इसकी उपाधि मिली थी। और इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ और मुकरियाँ, जो मैथिली भाषा में है। विद्यापति की सबसे प्रमुख रचना है कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली। आगे देखते हैं कौन कौन से और कवि हैं। राजशेखर, संदेश ऋषिक, हेमचंद्र का व्याकरण लिखा है, और मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि नामक की रचना की है। इस प्रकार से हमारे जो आदिकाल के कवि हैं, इस प्रकार से हमारे आदिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन कवि ने क्या क्या रचना की है। आदिकाल के आगे देखते हैं। आदिकाल के साहित्य के 3 प्रमुख रूप से हैं। आदिकालीन साहित्य को 3 प्रमुख रूप से भागों में बांटा गया है। जो पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य और तीसरा है रासो साहित्य। पहले है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सिद्ध साहित्य क्या होता है। आदिकाल साहित्य के 3 साहित्य रूप में बांटा गया है। जो पहला है सिद्ध साहित्य, ये पहला क्या कहता है, देखो, सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। जो सिद्ध या ऋषि मुनि हैं हमारे, और जन भाषा में लिखी गई साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्ध साहित्य जो सिद्धों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा है, वो लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है, जो लोगों के लिए लिखा गया था, और बौद्ध धर्म के वज्रयान के प्रचार के लिए इसकी रचना की गई थी। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 प्रकार की हैं। ये जो सिद्ध जन है वो 2 प्रकार की रचना किए हैं। पहला है दोहा कोश। दोहा कोश किसको कहेंगे? दोहों का जो संग्रह होता है उसका दोहा कोश कहेंगे। और दूसरा है चर्या पद, जो रचित इनके द्वारा जो पद की रचना की गई है उनको चर्या पद कहेंगे। तो सिद्धों द्वारा 2 रचनाएं 2 प्रकार की हैं। एक है हमारा दोहा कोश और दूसरा है चर्या पद। आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य क्या होता है? 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा, जिसे नाथ पंथ कहा गया। नाथ साहित्य यानी कि नाथ पंथ को ही एक प्रकार से कहा गया, जो 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म के रूप में इसको जन्मा, जिसे नाथ पंथ के रूप में कहा गया। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नाथ साहित्य को जो मेन प्रवर्तक हैं वो कौन है? गोरखनाथ जी थे। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा है रासो काव्य। रासो काव्य क्या कहता है? रासो काव्य को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है वीर गाथात्मक रासो काव्य। राजाओं की वीरता का वर्णन है, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और खुमान रासो। यानी कि रासो काव्य, आदिकाल को रासो काव्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें रासो काव्य की ज़्यादा रचनाएं हुई है। जैसे वीर गाथात्मक, राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। वीरता का वर्णन है जब पृथ्वीराज रासो में, है ना, हमीर रासो। अगर इन रचनाओं को हम लोग खोल कर देखें तो उनकी वीरता का ही वर्णन हमको मिलेगा। दूसरा देखते हैं श्रृंगार परक रासो काव्य। श्रृंगार परक नाम से स्पष्ट है कि इस काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन है, जैसे बिसल देव रासो और मुंज रासो। अगर इन रचनाओं को हम लोग देखेंगे, बिसल देव रासो, मुंज रासो, तो इसमें श्रृंगार
परक जो है काव्य का अधिक वर्णन मिलेगा। लेकिन रासो काव्य है सब, इसीलिए चाहे वीर गाथात्मक पृथ्वीराज रासो हो, बिसल देव रासो हो, लेकिन उनमें क्या है, वीर रस का इसमें वर्णन है, वीरता का, और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। आगे देखते हैं तीसरा, धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। इस काव्य में धार्मिक उपदेश व मूलक काव्य का वर्णन है, जैसे कि चंदन बाला रासो, रेवंत गिरिराज रासो और भरतेश्वर आदि। इस प्रकार से रासो काव्य के 3 भागों में बांटा गया है, जो वीर गाथात्मक वीरता का वर्णन है, श्रृंगार परक श्रृंगार रस का वर्णन है, और जो धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य है उसमें कौन कौन से आएंगे, चंदन बाला रासो, रेवंत गिरिराज रासो और भरतेश्वर आदि। इस प्रकार से हमारा जो आदि काव्य है, आदिकाल जो है पूरा होता है। इसमें अलग अलग प्रकार से आदिकाल की विशेषता, उसका सन, कौन कौन कवियों ने किस प्रकार की उनको नामकरण दिया है, आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उनकी कौन से कवि ने कौन सी रचना की है, आदिकाल के रूप में हम इस प्रकार से देखते हैं। और आगे के भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल को हम अलग अलग वीडियो में इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। धन्यवाद।